आज के शो में। मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान की कराची में डिप्टी कमिश्नर तैनाती। हुकूमती इक़दामात के बावजूद चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा क्यों? अद्वियात की कीमतों में इजाफा अपोजिशन ने हुकूमत को बेहिस करार दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। सब में अहम पैगाम पोलियो के हवाले से 20 जुलाई से पोलियो इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। अपने बच्चों को वैक्सीन ज़रूर पिलाएं। इस दफ़ा तकरीबन 8 लाख बच्चों को इस दफ़ा पोलियो वैक्सीन पिलाने का टारगेट किया जा रहा है उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि हाई रिस्क हैं। इस सिलसिले में अपनी पूरी कोशिश करें कि जब पोलियो टीम आपके पास आए तो आप उसके साथ ताउन करें। और ये ज़रूरी है आपको पता चले एक बार फिर कि इस दफ़ा तमाम स्टैंडर्ड्स यानी SOPs जो हैं कोविड के उसको फॉलो करते हुए पोलियो टीम्स आपके पास आएंगी। तो बिला तफरीक सियासी, लसानी, मजहबी और हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड ये कंसेंसस है कि पोलियो के कतरे हर हाल में अपने बच्चों को पिलाएं और इससे अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। हम एक हैं, हम पोलियो के खिलाफ मिलकर खड़े हुए हैं और इसको इंशाल्लाह पाकिस्तान से शिकस्त देंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने रखें कि आज है तो बहुत सोची लेकिन चीनी कीमतों में इजाफा जिस पर हम जरूर बात करेंगे प्रोग्राम में कि वजह क्या है कि हुकूमत कह रही है कि हमने माफिया के खिलाफ एक्शन लिया है लेकिन फिर भी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तकरीबन 2.5 रुपये इजाफा इस हफ्ते भी हुआ है, 7.5 रुपये तक इजाफा इस महीने हो चुका है। हो क्या रहा है चीनी कीमतों में और आटे की कीमतों में ये डिस्कस जरूर होगा। लेकिन सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई। MQM के कुछ एतराज़ात हैं उसके ऊपर ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ सीनियर रहनुमा MQM के मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहब पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। हमारे साथ दानियाल चौधरी साहब नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा साथ मौजूद हैं। ख्वाजा इजहार साहब, ये जो तैनाती हुई है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की जनाब जियाउर रहमान साहब, इस पर आईनी और कानूनी एतराज़ क्या है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का? पहली चीज तो मैं ये वाजे कर दूं कि हमारा इस बात पे कतई कोई एतराज नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के वो भाई हैं जी। हमारे लिए मौलाना साहब काबिल एहतराम हैं, हमारे लिए काबिल इज्जत हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की एक पिटिशन थी 2011 में जिसमें डेपुटेशन पे तैनाती की सख्त मुखालफत की गई थी और तमाम अफसरान को उनके अपने अपने सूबों में भेजा गया था जो डेपुटेशन थे। नंबर 2, इस किस्म की तैनाती इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जरिए होती है और फिर फेडरेशन सूबे को नाम दिए जाते हैं जिसमें से सूबा मुंतखब करता है जो कि उन कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। नंबर 3, डिप्टी कमिश्नर मौजूदा या SHO या DSP या SSP इनको हटाने का कोई तरीकाकार तो होगा। अगर एक शख्स को दूसरे सूबे से लाके ओबलाइज करना हो तो आप एक DC को या कोई SHO को काम करते हुए बिला वजह हटा दें। यानी इनिशियल अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग पूरी दुनिया में कोई कानून है। हमारे पास भी फेडरेशन के कानून है, पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्वेंट एक्ट के कानून है, फेडरल सर्विस एक्ट के कानून है। कौन सा कानून फॉलो किया भाई कि उसको उठाकर एक को हटा दिया एक को लगा दिया। तीसरी अहम तरीन बात ये कि इस वक्त कराची में बहुत ज्यादा जाली डोमिसाइल पर भर्तियों के लिए हमने अदालत भी गए और आवाज भी उठा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि 80,000 से 1 लाख लोग कराची से बाहर के कराची के नौकरियों पर जाली डोमिसाइल के जरिए काबिज हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर की जेर निगरानी करप्ट, बदतरीन, मुतासिब असिस्टेंट कमिश्नर जारी करते हैं और यहाँ के लोगों का हक मारा जा रहा है। और उस पर सूबा सिंध के लोग भी बड़े माशाल्लाह और नारे और जी जाले डोमिसाइल नहीं होना चाहिए। तो अभी आपने KPK से उठाकर एक डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर अपॉइंट कर दिया तो ये बाकी जो जितने सूबे में अफसरान हैं इनको जहर दे दें या फांसी दे दें। शर्मिला फारूकी साहब, आपका जवाब हम हासिल करना चाहेंगे। वजह क्या बनी? अभी नासिर शाह साहब आए, उन्होंने कहा कि कॉम्पिटेंट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर भाई हैं उनके तो क्या होता है। इजहार साहब ने कहा हमें भाई होने पर एतराज नहीं है, कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हुई है, नुकात भी उन्होंने गिरवाया। शर्मिला साहब बहुत शुक्रिया सफियान साहब। मैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब की गुफ्तगू बिल्कुल नहीं सुन सकी क्योंकि आपकी बिल्कुल उनकी ऑडियो हमें नहीं आ रही है। तो मुझे अगर आप बता सकें कि उनके क्या एतराज़ात है तो मैं उनका जवाब दूं। उन्होंने कवायद और ज़वाबित पे कहा है जी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रोसीजर होता है, किस तरह से दूसरे सूबे के आदमी को उठा के प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के यहाँ लिया है, फिर उसके बाद हटाया क्यों यहाँ के, और फिर दूसरी बात कराची के साथ जो डोमिसाइल का इशू चल रहा है उसको भी वो रेस कर रहे हैं।
ओवरऑल वो कह रहे हैं कि जो इलीगैलिटी यानी लीगैलिटी है इसको, इस ट्रांसफर की, इस पोस्टिंग की, ये सही नहीं है। शर्मिला फारूकी साहबा, उनको भाई होने पे एतराज नहीं मौलाना फजल रहमान साहब। सफियान साहब, मुझे नहीं पता कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आईजी भी बाहर से आता है, हमारे यहाँ तो बहुत दफा चीफ सेक्रेटरीज भी बाहर से आते हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ अजला के जो कमिश्नर्स हैं वो भी बाहर से लाए जाते हैं, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसफर्स भी होते हैं और पंजाब के लोग सिंध में तैनात किए जाते हैं, सिंध के पंजाब में, इसी तरीके से दीगर सूबों से यहाँ के लोग जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जाके लगते हैं, बलूचिस्तान में जाके उनकी पोस्टिंग होती है। तो आई डोंट थिंक इस किस्म की कोई लीगल बार है कि अगर कोई दूसरे सूबे का शख्स है वो यहाँ आके तैनात नहीं हो सकता। हाँ, MQM तो शुरू से एक तहफ़्फ़ुज़ जरूर रहा है, वो ये कहते हैं कि कराची के लोगों को कराची में तैनात होना चाहिए, क्योंकि वो शायद ग्राउंड रियलिटीज कराची के हवाले से ज्यादा जानते हैं। लेकिन इस किस्म की एस्ट्रा कोड के अंदर कोई इस किस्म की कोई इस तरह कोई बार नहीं है या कोई ऐसी कदगन नहीं है कि आप दूसरे सूबे का कोई शख्स लाके यहाँ पर नहीं लगा सकते, या यहाँ के सूबे का कोई शख्स दूसरे सूबे में जाके काम नहीं कर सकता। डोमिसाइल के अलावा शर्मिला साहब मैं बता दूं, मैं इनको क्लियर कर दूं। अच्छा, आपको आवाज आ रही है इजहार साहब की? शर्मिला साहब अगर अभी जो बोल रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी आवाज दोनों क्लियर हो। मेरी आप सुन लें, आप अगर शर्मिला उनकी बिल्कुल जीरो आवाज आ रही है और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है जवाब देना, क्योंकि आई कैन नॉट हियर। अच्छा इजहार साहब आप बात करें, मैं आपकी आवाज, जी मैं उस पैगाम को, इजहार साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी जवाब। ये सुप्रीम कोर्ट के 2011 की जजमेंट की वायलेशन है। नंबर 2, फेडरेशन ने अगर ये नाम दिया है तो फेडरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की रिकमेंडेशन पर फिर तैनाती करती है। वो लेटर कहाँ है? ये बराह रास्त सूबाई हुकूमत ने रखा है। इंटर प्रोविंशियल ट्रांसफर का बिल्कुल अलग कानून है, उसमें एक आता है, उसी ग्रेड का एक उधर जाता है विद द रिक्वेस्ट ऑफ द बोथ कंसेंट। मेरी बहन, मैं गुजारिश ये करूंगा कि कानून पढ़कर टेलीविजन पर आए। मुझे ये एतराज है कि जब कराची में जाली डोमिसाइल के ऊपर आप एक तरफ आवाज उठा रही हैं कि दूसरे सूबों के लोग यहाँ जाली डोमिसाइल बना रहे हैं, तो 19 ग्रेड का एक ऑफिसर सूबे का 19 ग्रेड के ऑफिसर को हटाकर बगैर किसी इल्जाम के, बगैर किसी चार्ज के, आप बादशाह हैं कि आप जिसको मर्जी जिस वक्त चाहें जहां चाहें हटा के आप ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग कर दें। ये राजवाड़ा है कराची आपका, ये जागीर है, औताक है किसी की? कोई कायदे कानून तो है ना। मैं सिविल सर्विस एक्ट भी जानता हूँ, मैं पब्लिक सर्विस एक्ट भी जानता हूँ, इसके अलावा इंटर प्रोविंशियल ट्रांसफर के लॉ भी पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सुप्रीम कोर्ट के कानून की खिलाफवर्जी। जी शर्मिला साहब, आपको आवाज अब आई है साहब की? हाँ, मुझे अब इनकी आवाज आई है। देखिए, मुझे नहीं पता ये कौन सा 2011 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर कर रहे हैं। अगर आप मुझे शो से पहले बता देते कि आपके शो का ये टॉपिक है तो मैं इसके ऊपर जरूर अपनी रिसर्च कर लेती। लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, किसी किस्म के कोई कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है। लेकिन ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स होते हैं ये रूटीन के होते हैं। मुझे नहीं पता कि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की पोस्टिंग के ऊपर इतनी ज्यादा क्यों एक इशू बन गया है। ये रूटीन की पोस्टिंग ट्रांसफर होती हैं। मतलब अगर आप पंजाब के अंदर देखें तो पंजाब के अंदर इनके आईजी 5 दफा चेंज हो चुके हैं। इस तरीके से आप अगर वफाक के अंदर देखें तो 6-7 दफा FBI के चेयरमैन चेंज हो सके। ये तो एक कराची में एक क्या कहते हैं, एक डिप्टी कमिश्नर के कराची है ऑलमोस्ट 5-6 डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं कराची के अंदर, ये सेंट्रल के हैं। एक एरिया के डिप्टी कमिश्नर के ऊपर आई थिंक ये फोकस में इसलिए आया है क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं। अगर ये उनके भाई ना होते कोई इतना इशू नहीं होता। नहीं शर्मिला साहब, एक बात ये की जा रही है कि जरदारी साहब से मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब की, उसका ये उस मुलाकात के बाद ये तैनाती हुई है, ऐसा कोई लिंक है सियासी? शर्मिला साहब, मैं आपको सुफियान साहब एक बात बताऊं, किसी भी शख्स को ये बात कह के रद्द कर देना कि जी ये फलां सियासतदान का भाई है या ये फलां किसी एग्जीक्यूटिव का भाई है, तो उसको नहीं। यार, मौलाना फजल रहमान सियासतदान है, उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है, उनके बेचारे भाई जो है वो सिविल सर्वेंट है, वो अपना काम कर रहे हैं। मतलब क्योंकि वो मौलाना साहब के भाई है तो उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं हो सकती और वो उसके पीछे कोई ना कोई सियासी अवामिल जाती है। इसको प्योरली एक नॉर्मल पोस्टिंग ट्रांसफर देखा जाए, नॉर्मल पोस्टिंग ट्रांसफर है। इजहार साहब, आपका क्या इस पे लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ताकि हम आगे? देखिए, मेरी बहन ने 2 बातें की।
एक तो इन्होंने कहा कि इन्हें पता नहीं है कौन सी पिटीशन की खिलाफवर्जी हुई है, तो मैं आपकी ये इबाम को मैं कबूल करता हूँ। दूसरा, आपने फरमाया कि जनाब हमने कोई कानून की वाले कौन सा जजमेंट कोट कर रहे हैं इज़हार भाई, तो मैं इसको भी देख लेती हूँ। जी जी, और दूसरा फिर आप बड़े यकीन से कह रही हैं कि कोई कानून की खिलाफवर्जी नहीं हुई, आपको इसका मतलब है कि पता ही नहीं है कानून। तीसरी बात जो आपने की, पंजाब में 5 IG चेंज हैं। और भाई अगर कोई 1 किलो घास खा रहा है तो आपने 2 किलो खानी है, ये क्राइटेरिया कौन सा होता है कि भाई फलाना भी घास खा रहा है तो हम उससे ज्यादा खा के दिखाएंगे। मेरी गुजारिश ये है कि ये KPK से जो आपका ट्रांसफर है ये आपकी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से नहीं है, जिस तरह IG का होता है, चीफ सेक्रेटरी का होता है। ये खिलाफ कानून है और ये खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। आप देख रहे हैं इस वक्त मुत्तहदा कौमी का मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का जवाब। ये कहते हैं जी नॉर्मल ट्रांसफर पोस्टिंग है, MKM कहती है जी खिलाफ जवाब है तो कवायद हुए हैं। इसके बाद चीनी कीमतों पर भी आएंगे। एक अवामी मसला है, इस पर लोग परेशान हैं, इजाफा हो क्यों रहा है आखिरकार, सबका ये सवाल है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और एक अहम तरीन मसला है चीनी का। चीनी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमती इकदाम के बावजूद 7 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। 2.5 रुपये, 2 रुपये 52 पैसे फ़ी केजी इजाफा इस हफ्ते हुआ है। जो इदारा शुमारियात है उसके मुताबिक मजमूई शरह जो महंगाई की है उसमें 0.21% इजाफा हुआ है। आटे की कीमतों के अंदर जो आटे का थैला है 20 kg का 34 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका है। बिलखुसूस चीनी की कीमतों में क्या हो रहा है, दानियाल चौधरी साहब आपका मौक़िफ़ पहले मुझे बताएं नून लीग की तरफ से, क्योंकि ये गवर्नमेंट लिंग है या ये वही माफी है जो गवर्नमेंट चला आ रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले अगर मैं जरा सा जो मेरी बहन शर्मिला फारूकी साहिबा जिस तरह कह रही थी, मैं हल्का सा उसके ऊपर कि मेरे भाई पहले प्रोग्राम में शामिल थे, मुझे उनका नाम शायद नहीं देख सका। वो कहते हैं कि अपॉइंटमेंट्स जो है जी वो कहते हैं कि अपॉइंटमेंट्स अलाउड नहीं है। मैं उनको एज एन एडवोकेट मैं उनको बता दूं, सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट एक्ट ट्रांसफर 1973, इसमें डेपुटेशन में आप बंदे ट्रांसफर्स कर सकते हैं। अगर तो DMG के थे तो फिर तो प्रॉपर प्रोविजन है, और अगर वो DMG के नहीं भी थे तो फिर भी प्रोविजन है जिसमें आप कर सकते हैं ट्रांसफर। उनकी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने कुछ अर्सा पहले सिंध से एक नदीम आबरो साहब थे, उनको RDA का उन्होंने हेड लगा दिया। इस तरह बेशुमार एग्जांपल्स हैं जिनको इन्होंने खुद फेडरल ने सूबों से उठा के KPK से करके पंजाब में लगाया। तो इस तरह आपके पास काफी एग्जाम्पल्स आती हैं। तो खाली ये बोलना और उस पर रिएक्ट करना क्योंकि मौलाना साहब के भाई हैं तो आई थिंक वो गलत है। इस तरह जब आपके पास लॉ में प्रोविजन है और अगर वो डिटेल में अगर है तो मैं उनको डिटेल्स पैरा 3 और पैरा 2 भी पढ़ के सुना दूंगा। यहाँ आप बात कर रहे हैं NAB के शुगर की माफिया की और के चीनी प्राइसेस के इंक्रीज की। देखिए, आपकी जो आज से 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जो ख्वाजा साद रफीक के केस में, वो बड़ी वाइटल है और बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो इन चीजों को एड्रेस करती है। और वो क्या कहती है, वो इन गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट के इदारों का कंडक्ट बताती है और कहती है कि ये इन क्राइसिस के टाइम पे सिर्फ लोगों की बाजू मरोड़ने के लिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो गवर्नमेंट के इदारों की भी बात करती है और इनकी अपने लोगों की भी, हुकूमत की भी बात कर रही है। जब इनकी दाईं और बाईं साइड पे बैठे हुए, इनके लेफ्ट और राइट पे बैठे हुए लोग वो खुद हैं जो उससे अपने मफाद के लिए अपने रूल्स बनाते हैं, एक्ट्स में अमेंडमेंट्स करवाते हैं और एक्ट्स पास करवाते हैं, प्राइसेस हाइक करवाते हैं और प्राइसेस कम करवाते हैं, फिर खुद छापे पड़वाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा इसमें क्या कसूर। देखिए, इसका भी कसूरवार ऑपोजिशन है कि वो ऑयल प्राइसेस हो, वो गंदम की प्राइसेस हो, जिस चीज का हुकूमत ने नोटिस लिया, जिस चीज का वो आपके सामने उसमें प्राइस हाइक हुई, उसमें इनकी प्राइस कीमतों पे इजाफा हुआ। और जब इनकी कमेटीज बनी गई तो जो TOR से एजेंडास थे, उस कमेटी ने, जो शुगर की कमेटी ने, उसने सिवाय प्राइस हाइक के हर चीज के ऊपर काम कर दिया। उसने ये भी कर दिया कि फलां मिल आज से 20 साल पहले किस तरह लगी, उसने ये भी कर दिया कि किस किस को लाइसेंस मिले, किस टाइम पे लाइसेंस मिले, लेकिन उसने इस चीज के ऊपर काम नहीं किया कि जो कीमत बढ़ी वो क्यों बढ़ी, वो किन लोगों को फायदा दिया गया, वो ओवरनाइट जो अरबों और खरबों रुपए कमाए गए वो किन लोगों ने कमाए। देखिए, जब आप ऐसी बातें करते हैं और ऐसी चीजें करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी के पूरे प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। और वो दानियाल नहीं कह रहा, वो शर्मिला फारूकी साहिबा नहीं कह रही, वो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने 298/19 की जो उनकी जजमेंट है आज से 4 दिन पहले की, ये उस जजमेंट में अपना इजहार कर रही है। और वो इजहार कर रही है हुकूमत की इन चीजों को पिन पॉइंट करके। और हुकूमत का अगर यही रिएक्शन है, हुकूमत का अगर यही तरीका है,
तो फिर आपके सामने हर चीज की तरफ ये फेलियर की तरफ जाएंगे और इनकी इनकॉम्पिटेंस से कीमतें भी बढ़ेंगी और चीजें भी बद से बदतर होती जाएंगी। सही है। ख्वाजा शमशुल साहब जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, आपकी नजर में ये जो इजाफा हुआ है कीमतों में, हुकूमती इकदाम, हुकूमत ऐलानात, कमीशन, इंक्वायरीज, उसके बाद हमने देखा कि नीचे लेवल तक जाके गवर्नमेंट कोशिश करी कीमतें कंट्रोल करने की, हो क्यों नहीं रही है कीमतें कंट्रोल? बढ़ रही हैं साहब, ये माफिया अभी भी कंट्रोल में है, इसका मतलब? शमशुल साहब। जी जी, देखिए जी, चीनी का आपको पता है कि इसमें बड़े इन्फ्लुएंशियल और सियासी खानदान इसमें वाबस्ता है और तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं और उनका पावर कॉरिडोर में कनेक्शंस भी होते हैं, उनकी मर्जी की पॉलिसी बनती रही है, जिसकी वजह से आपकी चीनी का जो सेक्टर है हाईली प्रोटेक्टेड सेक्टर था और उसको मैनिपुलेट करते हैं, उन पॉलिसीज को यूज करते हुए उन्होंने अपनी चीनी की कीमतें बढ़ाई और जब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आई तो सारी चीजें खुल गई और फिर ये फौरन इन्होंने जाके कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और फिर सिंध हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तो इसके सारे प्रोसेस की वजह से कुछ एक्शन जो है डिले हो गए, लेकिन लगता है कि हुकूमत आगे एक्शन लेगी क्योंकि अब उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आवाम भी कह रही है कि ये चीनी के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, आटे के ऊपर क्यों नहीं हो रहा, तो इनको लेना पड़ेगा क्योंकि अब आप देखेंगे ये सीजन का एंड की तरफ जा रहे हैं। जुलाई के 1 जुलाई से अब तक 23 जुलाई तक जो है 12 रुपए 13 रुपए चीनी के पर किलो बढ़ चुके हैं और आगे भी मजीद बढ़ेंगे, जबकि ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर है शुगर केन का और जबकि दुबई जहां एक गन्ना पैदा नहीं होता वहां की शुगर जो है वो पाकिस्तान से सस्ती है और वहां पर आज 60 रुपए किलो चीनी है। वहां से पाकिस्तान से कुछ इंडस्ट्रियल एरिया ने जो सेक्टर्स है उन्होंने अपने लिए इंपोर्ट भी की है। तो हुकूमत को एक अपनी पॉलिसी को रीडू करना पड़ेगा ताकि आइंदा के लिए इसमें दोबारा ये जो क्राइसिस जो आप देखें 10-12 साल से हमेशा चीनी का क्राइसिस एक रिपीट होता रहा है वो ना रिपीट हो और आम कंज्यूमर को सस्ती चीनी मिले, क्योंकि जो है इस वक्त आपके पता है कि कोरोना की वजह से लोगों की आमदनी भी महदूद हो चुकी है और बहुत से ले ऑफ हो चुके हैं। तो उस वक्त आपकी इतनी ज्यादा चीनी की कीमत बढ़ाना एक जुल्म है सरासर और शुगर बैरन्स जो है मुसलसल अपना कार्टलाइजेशन करके कर रहे हैं। अब उन्होंने सट्टा बंद किया है लेकिन सट्टे को महदूद टाइम के लिए कर दिया है, उसमें टाइम लिमिट और पेमेंट की लिमिट लगा दी है जिसकी वजह से चीनी की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। और दूसरा इनको ये है कि अभी स्टॉक कह रहे हैं कि हमारे पास 1.6 मिलियन टन के स्टॉक है। अभी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुआ है कि ये इन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट भी किया है कि चीनी इंपोर्ट की जाए 3 लाख टन आइंदा जो है अगस्त और अक्टूबर के लिए। वो भी एक तरह से उसको जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हैं कि जो चीनी ये रोजाना की बुनियाद पर रेट बढ़ा रहे हैं ताकि उसको जस्टिफाई कर सके कि शॉर्टेज है और इसलिए कीमत बढ़ रही है। तो शुगर बैरन्स और माफिया जीत रही है, हुकूमत हार रही है। शमीर फारूकी साहब, ये अवाम के लिए तो तकलीफ दे है अमली, अपोजिशन क्या हिकमत अमली बना रही है इस हवाले से? आज भी एहतजाज की बात भी बिलावल साहब कर रहे थे। अब इस चीनी को ले लें, गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पा रही, पावर क्राइसिस अलग है, स्ट्रैटेजी अपोजिशन की क्या होगी शमीर फारूकी साहब? देखिए, आपको याद होगा कि चीनी के ऊपर कमेटी बनी, फिर उसका फोरेंसिक हुआ, फिर उसके अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम वो उन लोगों के नाम मीडिया पे आके उनके हवाले से बात की गई जो इसके जिम्मेदारान थे। उसके बाद फिर ये अपेरेंटली इस कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी उसके हवाले से कहा गया कि इसके ऊपर FIA NAB जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। इसी तरीके से पेट्रोल के ऊपर भी ये हुआ था, कमेटी बनी थी, फिर कहा था जिम्मेदारान के ऊपर कार्रवाई होगी, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरीके से आटे के हवाले से बात की गई कि आटा नहीं मिल रहा है और जो वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी है वो खुद कह रहे थे कि मुझे नहीं पता 6 लाख टन गंदम कहाँ चला गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हुकूमत को खुद ही नहीं पता कि इन मामलात को किस तरीके से मैनेज करना है, हैंडल करना है, कमेटियां भी बन जाती हैं, फिर कमेटीज की फाइंडिंग भी आ जाती हैं, लेकिन खुसरो बख्तियार को भी कुछ नहीं होता, जहांगीर तरीन साहब भी बाहर घूम रहे होते हैं। इसी तरीके से पेट्रोल जो माफिया है उसके हाथों भी हुकूमत जो है नाकाम हो गई है। रातों रात मुल्क की तारीख के अंदर 26 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है और किल्लत के बावजूद बड़ी कफायत जारी के साथ पेट्रोल दस्तयाब होना शुरू हो जाता है। फिर आप देखिए कि आटे के हवाले से बात की जा रही है, हमें नहीं पता कि आटा कहाँ है। बिजली के हवाले से आप ले लें, लोड शेडिंग का मामला है, उसके अंदर हुकूमत नाकाम हो गई है। ये वो तमाम चीजें हैं कि अगर आप जो माफियाज की बात करते थे कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अगर आप आज उन्हीं माफियाज के हाथों आप जगड़ गए हैं और आपके हाथ बांध दिए गए हैं, तो आप कौम को बताएं कि आखिर मसला क्या है।
ये माफिया के नाम लें और बताएं कि जी हम मजबूर हो गए अपनी नाकामी का आप इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि हिकमत अमली पीपल्स पार्टी की क्या होगी, पीएमएलएन की क्या होगी, मैं अगर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है इसके बाद पूछ लूं कि आप लोगों की हिकमत अमली आगे क्या होगी। इस ब्रेक के बाद अद्वियात की कीमतों पर भी आज बड़ा शोर हुआ असेंबली पे, इस पर भी आवाज उठाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। चीनी कीमतों में इजाफा, आटे की कीमतों में इजाफा और अद्वियात की कीमतों में इजाफा। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का शोर आज असेंबली में भी हुआ जब तकरीर के दौरान सेनेट में शहीद रहमान साहब ने इस नुक्ते को उठाया। समझेंगे कि जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, अपोजिशन अब हिकमत अमली क्या अपनाएगी, इसके बाद ईद के बाद क्या किसी एहतजाज की तरफ बढ़ेगी। लेट्स हियर दिस फर्स्ट के अद्वियात के हवाले से क्या कहा गया। लेट्स हियर दिस। प्राइसेस जो हैं ये नेशनल हेल्थ इमरजेंसी पैंडेमिक के दरमियान इतनी तेज़ी से बढ़ाई गई हैं और बग़ैर किसी जवाज़ के बढ़ाई गई हैं, लेकिन इसका तनाज़र और बैकड्रॉप ये है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पाकिस्तान की है, उन्होंने जुमे को ये नोटिफिकेशन कहा इशू किया और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बग़ैर किसी डिस्कशन के लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स 7% और दूसरे ड्रग्स 10% करने दिया और ये गवर्नमेंट और इसकी पॉलिसी बोर्ड के मुताबिक हुआ है। आते ही 463 हार्डशिप मेडिसिन वर इंक्रीज बाय हाउ मच 200%। 200% आपने ये जुल्म किया है पाकिस्तान की अवाम के साथ, लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। अब ये जुल्म हुआ, अपोजिशन कह रही है उनको हुकूमत को बेहिस भी करार दिया है। शर्मिला साहब, आपसे सवाल का अगला हिस्सा यही था कि हिकमत अमली यहाँ से क्या है अब आपकी, नून के साथ मुश्तरका या इंडिविजुअल? देखिए, ये अद्वियात में जो कीमतें बढ़ाई गई हैं ये पहली बार नहीं है। पिछले 22 माह के अंदर कोई 5वीं-6ठी बार ये अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई हैं और ख़ास तौर पे अब ये कीमतें बढ़ाना मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई एक क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि इस वक्त वैसे ही मुख्तलिफ पेंडेमिक में लोगों को बीमारियां मजीद बढ़ती जा रही हैं और ये इसमें आप देखें नॉर्मल लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, पैनाडोल से लेके जो एक आम आदमी भी इस्तेमाल करता है, ऑगमेंटन जो एक बहुत ही वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक और बहुत सारी ऐसी अद्वियात, ब्लड प्रेशर की एडिलेट रिटार्ड जो ऑलमोस्ट 90% ऑफ ब्लड प्रेशर पेशेंट्स लेते हैं, उनके अंदर 10% से ज्यादा इस वक्त इस दफा कीमतें बढ़ाई गई हैं और अगर आप पूरा उसको मजमूई तौर पे ले लें तो ऑलमोस्ट 4% इंक्रीज इन प्राइसेस है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे नहीं समझ आता कि ये हुकूमत में ये पॉलिसीज बनाता कौन है, ये सोचता कौन है, इनकी अप्रूवल्स कौन दे रहा है। क्या ये वजीर आजम साहब, क्योंकि देखे ना इस मुल्क के वजीर सेहत भी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ड्रैप किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से रेगुलेट कर रहा है दवाइयों की कीमतें, ये अब क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज के आगे ये लोग बेबस हो गए, उन्होंने अपना एक माफिया मोनोपोली बना ली है। देखिए किसी तरह तो कहीं तो आवाम को रिलीफ दें। ये वो अद्वियात हैं जो हर घर इस्तेमाल कर रहा है और इस तरीके से वैसे ही जहां कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आम खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं, अस्पतालों के अंदर एक प्रेशर है, वहां पर जब आप लोगों को कह रहे हैं आप घर बैठ के आप अपने इलाज करें, अस्पताल ना जाए, वहां पर आप ये नॉर्मल जो दवाइयां हैं जिनको एक आम आदमी लेता है, मैं खाती हूँ पैनाडोल अक्सर, आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आगे मामला चलेंगे। जहां तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है, जाहिर बात है उनके पास ऑप्शंस तो बड़े लिमिटेड है ना। देखें हुकूमत से आप एक हद तक लड़ाई कर सकते हैं, आप पार्लियामान के अंदर आवाज उठा सकते हैं, आप पार्लियामान के बाहर आवाज उठा सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, आप टेलीविजन टॉक शोज के अंदर से बात कर सकते हैं, आप कमेटीज के अंदर इश्यूज रेज कर सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि आफ्टर ऑल ये फैसला और ये इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना तो हुकूमत का काम है। ऑपोजिशन जाके हुकूमती मिनिस्ट्री तो नहीं कर सकती है। तो हुकूमत क्या कर रही है शौकत बसा साहब, हुकूमत क्या कर रही है बसा साहब? आज ऑपोजिशन ने शोर मचाया अद्वियात के ऊपर और वाकई में लाइफ एसेंशियल ड्रग्स, बेसिक ड्रग्स जो उस वक्त होती हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, इतना इजाफा कीमतों में, ये माफिया भी क्या हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गए? बसा साहब जेन्युइन इशू है, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये ऑल ऑफ सडन एक रेट बढ़े हैं और इसमें डेफिनेटली हुकूमत को एक्शन लेना है और हमें लेना है और उसके ऊपर लेंगे। लेकिन जहाँ तक अपने माफिया की बात लेंगे जब तक तो बढ़ के वो आगे बढ़ गए, आप क्या एक्शन आप लेंगे उसके बाद साहब? मैं बताता हूँ, मैं आपको करूँ कि इसमें आपको डे टू डे ये बिजनेस है, जो माफियाज होते हैं, हाँ वो आप अभी हमें कहा ना क्या उसमें भी माफिया है,
आप जिस डिपार्टमेंट को ले लो मेरे भाई, वहां पर जब आप पहले क्या होता था, पहले चीजें मैनेज की जाती थी, ऊपर से लेके नीचे तक एक सिस्टम था जिसके हिसाब से मामला चलते थे। अब उनको पता है कि एक चेक एंड बैलेंस है, वो फौरी तौर पर चीजों को बढ़ाते हैं, उनको हाथ डालना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह रेस्ट श्योर इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, क्योंकि खास तौर पे जो मेडिसिन है ये एक ऐसा इशू है जो हर आदमी गरीब भी बीमार होता है और उन बेचारों की आगे। सर आपने शुगर पे एक्शन लिया, शुगर 7.5 रुपए और बढ़ गई है इस माह, 2.5 रुपए अभी बढ़ी है, अब इस पे एक्शन लेंगे? अब अल्लाह करे क्या हो उस एक्शन से? नहीं देखिए, एक बात आप मेरी एग्री करेंगे कि जब हमने इसकी कमेटी बनाई, रिपोर्ट आई, आज तक यही नहीं पता था चीनी की कीमतें बढ़ती कैसे है, कौन इनका तयन करता है। और जब हमने कार्रवाई का आगाज किया, वो लोग हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट से खारिज करवाया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अब अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका। अब अगला मरला यही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई। ये अगला मरला दानियाल चौधरी साहब आप कह रहे हैं, शुबसा साहब कह रहे हैं कि आप क्या कहेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, इस पर नोटिस लिया जाएगा, लेकिन कीमतें तो बढ़ गई हैं। अब दानियाल चौधरी साहब, अब कुछ होगा इनके एक्शन लेने से? देखिए, आज से कुछ महीने पहले भी एक मिनिस्टर हटाए गए थे मेयर करप्शन चार्जेस के ऊपर। एक नैब ने अप्रूवल दिया था इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। शायद बस्तर साहब बताना पसंद करेंगे कि उस एमएनए के साथ क्या किया इन्होंने, जब प्राइस हाइक तब की गई थी, तब क्या किया गया ओवरनाइट, ये बताना चाहेंगे कि जो अभी इनकी अपनी ही पार्टी की अपनी ब्यूरोक्रेसी की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने लिखा कि क्योंकि प्रेशर की वजह से इंपोर्ट हमने ऑयल की बंद की थी, ठीक है, हमें हुकूमत ने, सरकार ने कहा था, उसकी वजह से जो प्राइस हाइक की गई है 28 रुपए और 31 रुपीज जो फ्यूल की प्राइसेस में, वो गवर्नमेंट की इंपोर्ट बंद करने की वजह से, और जो पेट्रोल कंपनीज थी वो लोअर प्राइसेस पे पेट्रोल हेज नहीं कर सकी। ये किसकी करप्शन थी, किसने अरबों रुपया बनाया, किसको इन्होंने पकड़ा, ये बताना चाहेंगे कि आज जो मेरे सामने हाथ में पकड़ा हुआ है कि पंजाब में जो आपका एग्रीकल्चर का हब है, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर सारा आपका जनरेट यहाँ से होता है, पूरा मुल्क प्रोक्योर करता है, वहाँ आज अगर आपके मुल्क में 25 मिलियन टन रह गई है गंदम की काश्त, ये किसकी नाअहली है, किसकी गलतियां हैं? ये कौन आज केपीके में टाइम पे प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे अपनी वीट की? जब ये तमाम चीजों का उसी तरह फुकदान होता है, इनकॉम्पिटेंस होती है, और ये फिर मिलके एक माफिया बनाती हैं, और जब माफिया के लोग अपने ही इनकी सफों में बैठे होते हैं तो प्राइस इंक्रीज और प्राइस हाइक से खेलते भी हैं, और जब वो खेलते हैं तो फिर आपके पास उस तरह की जजमेंट्स आती हैं जो हमने पहले पढ़ के सुनाई, उसमें अपने लोगों को रिलीफ मिल जाता है और जो इनके बंदे हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन फिर इनकी स्टेटमेंट्स भी चेंज होती हैं, फिर नई बातें भी निकलती हैं और नई चीजें भी निकलती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे चीज क्या है कि इनकॉम्पिटेंस से सफर कौन करता है? सफर करती है अवाम, सफर करती है लोग। और आज जो भी आप ग्राफ उठा के देख लें, वो चीनी का हो, वो वीट का हो, वो आप किसी और चीज की प्राइसेस में, सिंस 1947 मुझे ये मेरे भाई बता दें, कभी किसी कमोडिटी ने इतनी प्राइस हाइक की? जब फूड सिक्योरिटीज की बात करते हैं मेरे भाई, मुझे बता दें कभी 2100। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज चीनी कीमतों में, आटे की कीमतों में, अद्वियात की कीमतों में इजाफे का तस्करा हुआ कि क्या वजह है कि कीमतें इजाफा हो रहा है, माफिया जीत रहा है, जो शुगर बैरन्स हैं वो जीत रहे हैं, हुकूमती मशीनरी कंट्रोल करने में क्यों नाकाम है, ये सवाल उठाया। तो आपके सामने वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ भी रखते जाएं। आटे की कीमतों के ऊपर वफाकी हुकूमत मुराद सईद साहब की तरफ से रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने क्या कहा कि आटे की कीमतों पर जो नोटिस लिया वो क्यों लिया और सिंध गवर्नमेंट की नाअहली कहां थी। लेट्स हियर दिस। अब आटे का आपने परसों देखा कि सिंध से बड़ा शोर आया, किसी ने यह पूछा कि जो गोदामों से गंदम की बजाय जो चीजें बरामद हो रही है, क्या कौन से सूबे से हो रही है, क्या सिंध के अंदर नहीं हुई? नैब के हवाले से जो रेफरेंस तैयार हुई और जो इंक्वायरीज हुई और इन्होंने इनसे जो रिकवरीज हुई, वो गंदम किस सूबे की बात हो रही थी? क्या सिंध की बात नहीं हो रही थी? एक सूबे में अगर गंदम चोरी होती है तो बाकी पाकिस्तान भी क्योंकि उससे इफेक्ट होता है, तो आपको उसके ऊपर आटा जो है उसके ऊपर इमरान खान ने क्यों नोटिस दिया? दुख इस चीज का है कि आपके गोदामों से आटा गायब था, दुख इस चीज का है कि वो अरबों रुपए के गंदम गायब थे, वो कौम के सामने आ गई, तो ये चीजें तो होगी। तो ये वफाक का मौकिफ के सूबे सिंध की मिसमैनेजमेंट की वजह से आटे का क्राइसिस हुआ। आपको बताते चलें कि आटे की कीमत के 20 किलो के थैले में भी तकरीबन 34